गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही पढ़ाई? चैप्टर चल रहा था सरफेस केमिस्ट्री और एक लेक्चर इसके अंदर हमारा हो चुका है और वो इंट्रोडक्टरी पार्ट था सरफेस केमिस्ट्री का कि सरफेस केमिस्ट्री टर्मिनोलॉजी एक्चुअल में क्या है और कौन सी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री और किस किस के बारे में डील्स करती है। ये बात हो गई थी हमारे पास में। उसके बाद में ये बात भी हमारे पास में हो गई थी बच्चों, सरफेस केमिस्ट्री में ही ये बात भी हमारे पास में हो गई थी कि सरफेस केमिस्ट्री के अंदर अधिशोषण और अवशोषण के बेस पर हम लोगों ने पार्ट ए शुरू किया था और फिर एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बारे में स्टडी की, डेफिनेशन देखी। उसमें एड्जॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन, जॉर्प्शन, अधिशोषण, अवशोषण, शोषण, विशोषण, डिजॉर्प्शन, ये सब चीज़ें देखी। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ एड्जॉर्प्शन देखे थे और उसके बाद फिर हम लोगों ने बात की थी प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन की क्रियाविधि। कुछ लेक्चर रह गया था, शुरू करते हैं बच्चों। तो हेडिंग डाली थी हम लोगों ने प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन, हिंदी में था अधिशोषण की क्रियाविधि। और अधिशोषण की क्रियाविधि के बारे में बात करें बच्चों तो मैंने आपको बता दिया था कि अधिशोषण में जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है हमारे पास में डेल जी इजिकल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ये मैंने बता दिया था। डेल जी मैंने बता दिया था गिब्स ऊर्जा है, डेल एच एंथैल्पी है, टी आपका ताप है और डेल एस आपका एंट्रोपी है, मैंने बता दिया था। एक्चुअल में बच्चों ये है, ध्यान रख लीजिए कि अगर हम लोग बात करें अधिशोषण की क्रियाविधि तो पहली बात है अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है। ऊष्माक्षेपी क्रिया है मतलब यूँ कह सकते हैं इट इज़ अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मतलब ताप बढ़ाएंगे तो अधिशोषण घटता है। दूसरी बात यह है कि इसमें डेल जी का मान होना चाहिए नेगेटिव, डेल एच का मान होना चाहिए नेगेटिव, डेल एस का मान होना चाहिए नेगेटिव और टी डेल एस अगर साम्य अवस्था में है तो वो होना चाहिए पॉजिटिव, साम्य अवस्था में। यही लिखेंगे हम लोग साम्य अवस्था में। लिखिए अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। अधिशोषण एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया है। एड्जॉर्प्शन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस in which reaction takes place following, जिनमें क्रियाएं निम्न प्रकार होती हैं। और लिख देंगे डेल जी इजिकल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, डेल जी इजिकल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। लिखेंगे इसके अंदर बच्चों आगे इस क्रियाविधि में डेल जी का मान, इस क्रियाविधि में डेल जी का मान ऋणात्मक होता है। इस क्रियाविधि में डेल जी का मान ऋणात्मक होता है। इसके लिए एंथैल्पी में परिवर्तन ऋणात्मक तथा एंट्रोपी घटती है अर्थात एंट्रोपी का मान भी ऋणात्मक होता है। जबकि साम्य अवस्था पर टी डेल एस का मान धनात्मक होता है। लिख लीजिए, इसमें केवल आपसे पूछ लेता है, कंपटीशन में पूछता है डेल जी का मान क्या होगा, डेल एच का मान पॉजिटिव नेगेटिव पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे in this process the value of del G should be negative, value of enthalpy change should be negative, while the entropy of system also decreased means it will be also negative, but at equilibrium state the value of T del S should be positive। समझ में आ गया? कौन सा धनात्मक है, कौन सा पूछता है आपसे।
एक पूछ लेता है क्वेश्चन, कई बार छोटा क्वेश्चन पूछ लेता है कि पृष्ठीय रसायन के अंदर एंट्रोपी का मान किस तरीके से क्या होता है। आंसर है भैया इसका मान जो है क्या होता है, ऋणात्मक होता है, या यूँ कह सकते हैं कम होता है। अब इसको यूँ कह क्वेश्चन कर सकते हैं सर डेल एस का मान ऋणात्मक कैसे, तो सिंपल सी बात आप समझते हो कि सबसे ज़्यादा जो एंट्रोपी मैंने बताया था आपको, डिस्टर्बनेस को कहते हैं, अव्यवस्था को कहते हैं। अगर जितने ज़्यादा पार्टिकल इधर उधर घूमेंगे तो अव्यवस्थाएं उतनी ज़्यादा होंगी। जब वो किसी सतह पर चिपक जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो सॉलिड के आसपास की फॉर्म में आ जाएंगे, तो उसके अंदर एंट्रोपी का मान कम हो जाता है। आपने पढ़ रखा है 11th क्लास में, ठोस की एंट्रोपी कम होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड से, ठीक है, और उससे गैस की लिक्विड की कम होती है गैस से। तो जानते हैं सबसे कम एंट्रोपी होती है सॉलिड की। समझ में आ गया आपको, बोलिए क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लिखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है क्लासिफिकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन का वर्गीकरण, अधिशोषण का वर्गीकरण। हेडिंग लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। तो नेक्स्ट हेडिंग आ गई हमारे पास में बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, अधिशोषण का वर्गीकरण, अधिशोषण का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। अधिशोषण के वर्गीकरण की बात करें बच्चों तो अधिशोषण दो टाइप का होता है। एक होता है आपका इसके अंदर फिजिकल एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन जिसको आप लोग बोलते हैं भौतिक अधिशोषण, और सेकेंड है आपका केमिकल एडजॉर्प्शन जिसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक अधिशोषण। एक है आपका भौतिक अधिशोषण और दूसरा है बच्चों आपका रासायनिक अधिशोषण। नंबर 1 वापस लिखेंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन, नंबर 1 वापस लिखेंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन जिसको हम लोग बोलेंगे भौतिक अधिशोषण। देखिए बच्चों भौतिक अधिशोषण क्या होता है मैं आपको समझा दूं। अधिशोषण का मीनिंग तो हमें मालूम है, अधिशोषण का मीनिंग हमें मालूम है कि जब किसी भी सॉलिड पर, जब किसी भी ठोस पर गैस के पार्टिकल एक्यूमुलेट हो जाते हैं, गैस के कण इकट्ठे हो जाते हैं, जम जाते हैं, तो इसी को हम लोग भौतिक अधिशोषण कहते हैं। लेकिन खास बात ये बच्चों जब कोई पार्टिकल इस पर चिपकता है तो इस सरफेस, इस पृष्ठ के मध्य और इस पार्टिकल के मध्य कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल काम करता है और उसी के बेस पर यह अधिशोषण के प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन होता है। तो जब इन कणों के मध्य दुर्बल वांडरवाल बंध पाए जाते हैं तो इसको कहते हैं हम लोग भौतिक अधिशोषण। तो डेफिनेशन भी लिखना नहीं है, सुनना है। अगर यूँ कह सकते हैं कि जब अधिशोषित गैस और ठोस के कणों के मध्य दुर्बल वांडरवाल बंध पाए जाते हैं तो इसको भौतिक अधिशोषण कहा जाता है। दूसरी बात यह है बच्चों कि जब इनके बीच में बंध बहुत नॉर्मल से कमज़ोर से हैं तो टूट भी सकते हैं, बन भी सकते हैं। दोनों प्रोसेस बहुत आसानी से हो सकती है। तो यूँ कह सकते हैं कि भौतिक अधिशोषण का दूसरा नाम है आपका उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल एडजॉर्प्शन, उत्क्रमणीय अधिशोषण भी नाम है इसका। तीसरी बात अगर बच्चों हम लोग करें इसके अंदर, तीसरी बात अगर हम लोग करें तो क्या खास बात है बच्चों कि जब ये बॉन्ड दोनों के बीच में दुर्बल वांडरवाल बॉन्ड टूट सकता है तो खास बात यह है बच्चों कि इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी लगती है वो लगती है 20 से 40 किलो कैलोरी। कितनी लगती है बच्चों? किलो कैलोरी, 20 से 40 किलो कैलोरी हमारे पास में इसके अंदर एनर्जी लगती है। बात समझ में आई कि नहीं है आपको? ठीक है।
इतना समझ में आ गया। दूसरी बात यह है कि चूंकि भौतिक अधिशोषण के अंदर दुर्बल बंध बनते हैं तो कहीं भी बन सकते हैं दुर्बल बंध, तो वीक बॉन्ड कहीं बन सकता है। तो ये क्या होता है, इसकी प्रकृति ज़्यादा विशिष्ट नहीं होती, नॉर्मल प्रकृति होती है। बात समझ में आ गया आपको? तो लिखना शुरू करेंगे। जब अधिशोषक तथा अधिशोष्य के मध्य, जब अधिशोषक एवं अधिशोष्य के मध्य दुर्बल वांडरवाल बंध पाए जाते हैं, दुर्बल वांडरवाल बंध पाए जाते हैं, दुर्बल वांडरवाल बंध पाए जाते हैं, तो इसे भौतिक अधिशोषण कहा जाता है। तो इसे भौतिक अधिशोषण कहा जाता है। when weak van der Waal bond present between adsorbent and adsorbate, then it is known as physical adsorption. Due to weak bond, it is also known as reversible adsorption. Due to weak bond, it is also known as reversible adsorption. दुर्बल बंधों के कारण इसे उत्क्रमणीय अधिशोषण भी कहा जाता है। दुर्बल बंधों के कारण इसे उत्क्रमणीय अधिशोषण भी कहा जाता है। तथा इसमें बंध एंथैल्पी का मान 20 से 40 किलो कैलोरी होता है। तथा इसमें बंध एंथैल्पी का मान 20 से 40 किलो कैलोरी होता है। कितना होता है बच्चों? 20 से 40 किलो कैलोरी होता है। तथा ये कम विशिष्ट होते हैं। समझ में आ गया बच्चों? ये इसकी डेफिनेशन थी। उदाहरण लिखेंगे बच्चों। निम्न ताप पर हाइड्रोजन गैस के कणों का पैलेडियम की सतह पर अधिशोषण हो गया बच्चों। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे दीज आर ऑल्सो नोन एज रिवर्सिबल एडजॉर्प्शन। आगे लिखेंगे एंड द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी इज 20 to 40 किलो कैलोरी। 20 to 40 किलो कैलोरी कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है बच्चों ये कि कितनी किलो कैलोरी फिजिकल एडजॉर्प्शन में बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू कितनी होती है? 20 to 40। और इसका दूसरा नाम क्या है? रिवर्सिबल। ध्यान रखना, फिजिकल का दूसरा नाम क्या है? रिवर्सिबल। समझ में आ गया बच्चों? लिख लिया। इट इज़ लेस स्पेसिफिक। एग्जाम्पल लिखेंगे एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल एट द सरफेस ऑफ पैलेडियम। समझ में आ गया बच्चों? इसके बाद में हमारे पास में जो सेकंड आता है वो सेकंड हमारे पास में बच्चों केमिकल एडजॉर्प्शन, रासायनिक अधिशोषण सामने लिखा हुआ है, गौर से देखेंगे। और जब हम लोग रासायनिक अधिशोषण की बात करते हैं बच्चों तो सिंपल सी बात मैं बता दूं आपको कि जब हमारे पास में ये सरफेस है और ये सरफेस हमारे पास में जो है ये जो ठोस सतह है हमारे पास में है बच्चों, अगर इस पे पार्टिकल का जो एक्यूमुलेशन हुआ वो इस तरीके से तो होगा भैया, बोलो यस और नो। आप कहेंगे बिल्कुल सर ऐसा ही होगा अधिशोषण। तो जब पार्टिकल का एडजॉर्प्शन इस तरीके से होगा और इस पार्टिकल और सतह के बीच में प्रबल बंध या रासायनिक बंध पाए जाते हैं। अब रासायनिक बंध आप 11th क्लास पढ़ चुके हो, केमिकल बॉन्डिंग, उसके अंदर रासायनिक बंध आयनिक बंध हो सकता है आपका। आयनिक बंध के अलावा आप लोगों ने पढ़ा होगा सह संयोजक बंध हो सकता है आपका, उप सह संयोजक बंध हो सकता है। तो कोई भी अगर केमिकल बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट है बच्चों तो ये आपका रासायनिक अधिशोषण कहलाता है। चूंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो आपको पता है तोड़ने में आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो इसकी एनर्जी होती है 80 से 240 किलो कैलोरी होती है बच्चों। और चूंकि बॉन्ड तोड़ना आसान नहीं है इसलिए ये अनुत्क्रमणीय भी है। यह अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है बच्चों। ठीक है, लिखेंगे इसके अंदर जब अधिशोषक तथा अधिशोष्य के मध्य दुर्बल
प्रबल रासायनिक बंध पाए जाते हैं, प्रबल रासायनिक बंध पाए जाते हैं तो उसे रासायनिक अधिशोषण कहा जाता है, तो उसे रासायनिक अधिशोषण कहा जाता है। when chemical bonds are present between adsorbent and adsorbate, then it is known as chemical adsorption, it is also known as chemojorption, it is also known as chemojorption। इसे रसोव शोषण भी कहा जाता है। दूसरा नाम क्या है? रसोव शोषण कहा जाता है, रसोव शोषण कहा जाता है। आगे लिखेंगे रासायनिक अधिशोषण विशिष्ट होता है, रासायनिक अधिशोषण विशिष्ट होता है, अर्थात यह उसी सतह पर होता है जिस पर रासायनिक बंध बनने की संभावना होती है, अतः यह एक अनुत्क्रमणीय अधिशोषण है, आगे लिखेंगे बच्चों, इट इज ऑल्सो नोन एज irreversible adsorption because these type of adsorption only occurs that place where possibilities the formation of chemical bonds are found, and the value of bond enthalpy is 82 to 40 किलो कैलोरी तथा इसमें बंध एंथैल्पी का मान 80 से 240 किलो कैलोरी होता है, 80 से 240 किलो कैलोरी होता है। बात समझ आ गई बच्चों? तो ये था हमारे पास में भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। ठीक है बच्चों, इसके अंदर एक क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड में पूछा जाता है, सीबीएसई में पूछा जाता है, और तो क्वेश्चन लिख लेंगे, राइट डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन, भौतिक तथा रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिखिए। और अंतर लिखना बिल्कुल आसान है, लिख सकते हैं, कोई इशू बड़ा नहीं है। क्या करेंगे बच्चों? टेबल बना लेंगे, यहाँ लिखेंगे आप लोग फिजिकल एब्जॉर्प्शन, यहाँ लिखेंगे आप लोग फिजिकल एब्जॉर्प्शन, और यहाँ लिखेंगे आप लोग केमिकल, यहाँ लिखेंगे आप केमिकल एब्जॉर्प्शन, यहाँ लिखेंगे आप भौतिक अधिशोषण, और यहाँ लिख देंगे आप लोग रासायनिक अधिशोषण। ठीक है बच्चों, लिखना शुरू करेंगे। इसमें दुर्बल वांडरवाल बंध पाए जाते हैं, इट हैव वीक वांडरवाल बॉन्ड्स, इसमें लिखेंगे इसमें रासायनिक बंध पाए जाते हैं, इट हैव स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स। सेकंड लिखेंगे बच्चों, यह उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, इट इज़ रिवर्सिबल इन नेचर, लिखेंगे यह अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, इट इज़ इर्रिवर्सिबल इन नेचर, इसमें लिखेंगे यह कम विशिष्ट होता है, इट इज़ लेस स्पेसिफिक, यह अति विशिष्ट होता है, इट इज़ हाई स्पेसिफिक। 4 लिखेंगे, इसमें बंध एंथैल्पी का मान 20 से 40 किलो कैलोरी होता है, इसमें बंध एंथैल्पी का मान 20 से 40 किलो कैलोरी होता है। फॉर इट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी इज 20 to 40 किलो कैलोरी। इधर लिख देंगे द वैल्यू ऑफ
द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी इज 82 to 40 किलो कैलोरी। ये लीजिए साहब, ये आपका हो गया आपका डिफरेंस। ये पूछ लिया जाता है, बता सकते हैं, कोई बड़ी बात आसानी दिक्कत इसमें नहीं है। बोलिए, अब लिखेंगे हेडिंग अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास में फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। नंबर 1 लिखेंगे आपको नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट। अधिशोषक एवं अधिशोष्य की प्रकृति। अधिशोषक एवं अधिशोष्य की प्रकृति। लिख लिया बच्चों? लिखेंगे इसके अंदर उस गैस का अधिशोषण अधिक मात्रा में होता है, उस गैस का अधिशोषण अधिक मात्रा में होता है जिस पर दाब लगाने पर वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। That gas absorption will be high when it will convert into liquid form and when applying the pressure। तो बच्चों, उन गैसों का अधिशोषण ज़्यादा होता है जिसके अंदर अगर हम लोग प्रेशर अप्लाई करें और वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं। अभी लिखना नहीं है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें SO2 गैस, इसके बाद हम लोग बात करें NH3 गैस, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो HCl, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो CO2, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो CH4, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो CO, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो N2, इसके बाद अगर हम बात करें H2। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, हम लोग यूँ कह सकते हैं कि इन सबसे ज़्यादा अधिशोषण अगर हम लोग इसमें दे रखा है, अगर हम लोग 1 ग्राम हमारे पास चारकोल का टुकड़ा है, ये हमारे पास में चारकोल का टुकड़ा है 1 ग्राम का, इनमें सबसे ज़्यादा अधिशोषण किसका होगा? SO2 गैस का होगा, क्योंकि जैसे ही प्रेशर इस पर अप्लाई करते हैं ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो लिखिए इसके अंदर आगे लिखेंगे यही कारण है 1 ग्राम चारकोल पर SO2 गैस का अधिशोषण। यही कारण है 1 ग्राम चारकोल पर SO2 गैस का अधिशोषण CH4 की तुलना में अधिक होता है क्योंकि SO2 गैस दाब लगाने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। For example, the absorption of SO2 gas at 1 gram charcoal piece are higher than as compared to CH4 because it convert into liquid form when a pressure applied on it।
तथा इसके अधिशोषण का क्रम निम्न प्रकार होता है, तथा इसके अधिशोषण का क्रम निम्न प्रकार होता है। एंड द ऑर्डर ऑफ एडजॉर्प्शन इज एज फॉलो, एंड द ऑर्डर ऑफ एडजॉर्प्शन इज एज फॉलो। लिख लीजिए बच्चों, इसको फटाफट से लिखिए। इसके अंदर लिखेंगे जबकि अधिशोषक की सतह जितनी अधिक सरंध्र एवं छिद्रित होती है अधिशोषण उतना ही अधिक मात्रा में अधिशोषण उतना ही अधिक मात्रा में होता है। अधिशोषण उतना ही अधिक मात्रा में होता है। लिखेंगे बट इन केस ऑफ एडजॉर्बेंट if the surface of adsorbent is porous or rough, then the process of adsorption will be increased. And the order of adsorption is as follow. तो ऑर्डर लिखेंगे इसका बच्चों, इसके नीचे लिख लो। तो बच्चों सेकंड हमारे पास में आ जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, कि भैया जहाँ एडजॉर्प्शन करा रहे हैं वो एरिया कितना बड़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में डस्टर है, इससे बड़ा डस्टर हो सकता है, इससे बड़ा डस्टर हो सकता है। तो जितना ज़्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों, अधिशोषण उतनी अधिक मात्रा में होता है।
जितना ज़्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है अधिशोषण उतनी ही अधिक मात्रा में होता है। लिख लिया होगा आप लोगों ने। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे the adsorption is directly proportional, the adsorption is directly proportional, the adsorption is directly proportional to the adsorption is directly proportional to the surface or area of the adsorbent means maximum will be the surface area, then the adsorption will be and the adsorption will be maximum, ठीक है बच्चों। तो अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला हमारे पास में अधिशोषक एवं अधिशोष्य की प्रकृति, ठीक है, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट। सेकंड हम लोगों ने जो लिखा बच्चों इसके अंदर वो लिखा पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम लोग कहते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोगों ने कह दिया बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या कहा हम लोगों ने कि पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा अधिशोषण होता है। बात क्लियर हो गई बच्चों। इसके बाद में अगर हम लोग आगे बात करें, इसके बाद में अगर हम लोग आगे बात करें बच्चों, तो अगला कारक हमारे पास में आता है, वो आता है बच्चों दाब। क्या आता है बच्चों? दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। और अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर प्रेशर अप्लाई करने पर कोई भी गैस अगर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो यूँ कह सकते हैं बच्चों अधिशोषण उसका अधिक मात्रा में होता है। इस बात को समझाने के लिए एक ग्राफ बनाया जाता है बच्चों, एक ग्राफ बनाया जाता है किस किस के बीच में, x/m और T टेम्परेचर के मध्य, ठीक है बच्चों, दो चीज़ के मध्य ग्राफ बनाया जाता है। और ये बताया जाता है कि अगर मान लीजिए अगर हम लोग इसकी बात करें तो एक फिक्स टेम्परेचर पर हम लोग बात करें बच्चों, तो अधिशोषण की जो क्रियाविधि होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, किसके, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है P के, ठीक है बच्चों, किसके होता है P के। एक प्रोसेस पे जाके इस वक्र को, इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। क्या बोलते हैं बच्चों? एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, P है बच्चों ये, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, जिसको बोलते हैं अधिशोषण समतापी वक्र। इसी को समझाने के लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन, अभी लिखना नहीं है आपको, केवल समझना है बच्चों। इसी को समझाने के लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी थी जिस बंदे का नाम था फ्रायंडलिक नाम था। उसने क्या किया बच्चों, एक फॉर्मूला दिया था x/p = k.p की पावर n, और उसने कहा था, इसका log लिया था तो x/m, और ये हो गया था log x/m = ये हो गया था आपका log k + 1/n log p। और आपको मालूम है log x/n जब मल्टीप्लाई में होता है तो एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, log m × n = होता है log m + log n। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बताता हूँ। मल्टीप्लाई जब होता है तो लोग जब कन्वर्ट करते हैं तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो दोनों बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो log k + log p हो गया। और आपने एक फॉर्मूला मैंने और पढ़ाया था आपको, किसके अंदर पढ़ाया था, केमिकल काइनेटिक्स में, कि log m की पावर n जब भी होती है तो ये n log m हो जाता है। कहने का मतलब ये है पावर आगे आ जाती है, तो ये पावर आगे आ गई। इसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन
आइसोथर्म फ्रेंडली एडजॉर्प्शन, आइसोथर्म फ्रेंडली का अधिशोषण, समतापी वक्र, ये सारी चीज़ें हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे अगले लेक्चर में वो पढ़ेंगे दाब का प्रभाव। क्या पढ़ेंगे बच्चों? दाब का प्रभाव। और दाब के प्रभाव फिर हम लोग ये देखेंगे कि भैया किस किस चीज़ के बीच में ग्राफ खींचा गया, ठीक है। फ्रेंडली अधिशोषण समतापी वक्र जो दिया गया वो किस तरीके से किस बेस पर दिया गया है, ठीक है बच्चों। नोट्स बनाते रहिए। कल आपका टेस्ट हो गया, ठीक है। परफॉर्मेंस आपको बता दी जाएगी। बाकी आपको क्लास से रेगुलर लेते रहना है। और मैंने आपको बता दिया था, जैसा कि आपको मालूम है कि बोर्ड जो है अपनी डेट एक्सटेंड कर चुका है, ये 22 दिसंबर तक हो चुका है टाइम। एक तो ये बात बताई थी आपको मैंने, तो जिसका बोर्ड फॉर्म अभी तक नहीं भरा है वो भर देंगे, ठीक है। दूसरी बात ये कि टेंटेटिव डेट अभी ये सुनी जा रही है। एक आध ऑनलाइन जो न्यूज़ हंट वगैरह उस पर देखा था मैंने, तो टेंटेटिव डेट जो राजस्थान बोर्ड ने वो मार्च की ही दी है, क्योंकि एक्सक्यूज उसके पास में है कि भाई आपका सिलेबस तो कम कर ही दिया, तो टाइम पे एग्जाम लिए जा सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, कंफर्म मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कंफर्म तो राजस्थान बोर्ड ही करेगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें बच्चों, ठीक है। तो एग्ज़ाम जल्दी भी हो सकते हैं, इसलिए अपनी पूरी कमांड करते रहें। बाकी जो नए बच्चे अभी जुड़े हैं हमसे, वो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस जो है ऑर्गेनिक की पूरी हो चुकी हैं, पूरी कंप्लीट ऑर्गेनिक में करा चुका हूँ विद GOC, ठीक है। तो ये सारी ऑनलाइन के कोड आप ले लें, और अगर आप चाहें तो इसको YouTube से भी ले सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखें। और इसके अलावा हम लोग अपने अब तक इनऑर्गेनिक के अंदर मैं बता चुका हूँ, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि हमारे 1 से लेकर 4 चैप्टर पूरे हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, और ये 5वां चैप्टर चल रहा है। इसके अलावा हमने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी हमारा ऑनलाइन ले लिया है। तो केवल हमारे पास में अब जो बेसिकली चैप्टर बचा है वो 7th और 8th चैप्टर बचेगा इसके बाद में। तो ज़्यादा सिलेबस हमारे पास में ड्यू नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है उसके बाद क्लास बंद हो जाए। क्लास आपकी रेगुलर रहेगी, एज इट इज रहेगी, रिवीजन क्लास रहेगी। उसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग डील किया करेंगे कि किसके कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस आए हैं और उनको कैसे कैसे आंसर उनका दिया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम लोग कराएंगे आपको इंशाल्लाह। तो टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़ाया जा रहा है उसको प्रॉपर वे में पढ़ें। मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पर रखें। हमारी जो टेक्निकल टीम थी वो आ चुकी है, तो अब आपको आवाज़ भी थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर सुनाई दे रही होगी, ठीक है। अब वो जितने भी प्रोसेस हम लोग कर सकते हैं वो कर रहे हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स हो। तो घबराना नहीं है आपको। बाकी इसके अलावा मैंने आपको बता दिया है ये चीज़ें कि ऑफलाइन क्लासें हमारी चल रही हैं। जो बच्चा अपने डाउट्स आए वो प्रेरणा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो रामनगर में है वहाँ पर हमारी डाउट क्लास चल रही है। तो जिसको कोई डाउट हो तो 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक मैं वहाँ अवेलेबल हूँ। जब भी वो आएगा फ़ोन करके आए, नंबर मैंने बता चुका हूँ आपको, उस नंबर पर कॉल कर लें और आप आ जाएँ, ठीक है बच्चों। मैं आपको उसके आपकी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट कर देंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।